हरे कृष्णा। ये बताओ, अभी तक जो टॉपिक पढ़े हम लोगों ने टेक्स्ट में, उसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको कोई डाउट हो या रिवाइज करना हो, दोबारा बताना हो, बता दीजिए। एक बार रिवाइज करा दूं। लास्ट टर्म पे जो भी पढ़ा था आ गया था समझ में? अच्छा, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। कह रही जैसे आपने बताया था न्यू टैक्स सिस्टम पे कुछ डिफरेंट होता है, तो वो न्यू टैक्स सिस्टम क्या होता है ये बताना है। अच्छा, मैं समझ गया, एक बार समझा देता हूँ। देखो, वो ऐसा है बेटा कि दो टैक्स के सिस्टम है आज की तारीख में। टैक्स निकालने के दो अपने खुद के तरीके हैं। एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। एक सेक्शन है 115 बी ए सी। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, तो आपने पढ़ा था कि दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की आप जीएवी निल ले सकते हैं। अब उनमें से म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ माइनस नहीं है। सवाल यह है कि क्या सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस होगा कि वो भी नहीं। तो अगर आप ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस हो जाएगा। और अगर आप न्यू रिजीम फॉलो करते हैं, तो वो इंटरेस्ट का पोर्शन भी माइनस नहीं। ठीक है, ये पढ़ा था। और कोई किसी को डाउट है? कोई सा टॉपिक रिवाइज करा दे, दोबारा समझा दे। नहीं? हाँ। कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन बेटा? दूसरे चैप्टर का पूछ रहे, रेसिडेंशियल? नहीं नहीं, इस चैप्टर, अभी इस चैप्टर स्टे करते हैं। आपका जो रेसिडेंशियल का डाउट है, क्लास के बाद मेरे से पूछ लेना। पहले तो इस चैप्टर में कोई डाउट है? नहीं। और किसी को इस चैप्टर में? नहीं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग डीम्ड ओनरशिप पढ़ रहे थे। दो पॉइंट पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था ट्रांसफर टू स्पाउस या माइनर चाइल्ड, और दूसरा कौन सा पढ़ा था? होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। दो और पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एओपी। क्या बोल रहे हैं सर? देखो, आजकल का दौर क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो होता क्या है, आप अपने नाम पे उसको रजिस्ट्री करा लेते हैं। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, जो सेलर है वो बायर के नाम पे रजिस्ट्री कर देता है। एक और तरीका आजकल देखा जाता है कि मान लो, सपोज करो कि मेरे को एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, उसमें मेरे को बहुत सारे फ्लैट्स बनाने हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग फ्लैट्स। मैंने क्या किया, मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे सारे फ्लैट्स की रजिस्ट्री कर दी। ये सारे फ्लैट्स की रजिस्ट्री कर दी किसके नाम पे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे इसको रजिस्टर्ड करा दिया। अब मान लीजिए आपको इसमें से एक फ्लैट चाहिए। आपको लेट से ये फ्लैट पसंद आया, इसका नंबर मान लेते हैं 1509, फ्लैट नंबर ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने। आपको ये पसंद आया, अब आपको ये चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि जो भी इसकी वैल्यू होगी, मान लो ये फ्लैट है 1 करोड़ का, तो आप 1 करोड़ रुपए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे, क्योंकि फ्लैट किसके नाम पे है? सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको इस फ्लैट का मेंबर बना देगी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन गए और ये फ्लैट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपको अलॉट कर दिया। आपने सोसाइटी को 1 करोड़ दिए, सोसाइटी ने आपको मेंबर बनाया और फ्लैट, पर्टिकुलर फ्लैट जो आपको चाहिए 1509, वो आपको अलॉट कर दिया फॉर लेट्स से मे बी 99 ईयर्स की लीज या फॉर इनफाइनाइट पीरियड आपके नाम कर दिया। रजिस्ट्री देखा जाए तो सोसाइटी के नाम पे ही है, लेकिन सोसाइटी ने अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम वो फ्लैट आपको दे। अब आपकी मर्जी, आप खुद भी रह सकते हैं, किराए पे उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। आपके पास राइट्स आ गए सारे, रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं है। अगर लीगली देखें तो आज भी रजिस्ट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनर है, बट अगर
हम लीगल चोला हटा के देखें तो अब देखा जाए तो एक्चुअल में जो ओनर है, जो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है, वो आप है। यस और नो? कल को अगर आप रेंट पे उठाते हैं तो रेंट आपको मिलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा? आपको मिलेगा। इनकम टैक्स वाला आपको ओनर माने कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओनर माने? आपको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डीम्ड ओनर माने, क्योंकि अल्टीमेटली ओनर आप ही हैं, भले ही रजिस्ट्री आपके नाम पे ना हो। समझ में आ रही है बात? जैसे उन्हें आता तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब मान लो उन्होंने एक सोसाइटी बना दी, गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी। अब उसमें जेठालाल को एक घर खरीदना है, मान लो 5 करोड़ का घर है, तो जेठालाल से कहा गया गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम 5 करोड़ रुपए जमा करिए, और वो सोसाइटी आपको अपना मेंबर बना लेगी और वो पर्टिकुलर यूनिट आपके नाम एलोकेट कर देगी। क्लियर? इंडिया में ये कल्चर कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो खरीदार है उसके नाम जब तक रजिस्ट्री ना हो तब तक खरीदार को मजा नहीं आता। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी देखने को हो सकता है, इसलिए लॉ मेकर ने सेक्शन 27 में ये पॉइंट भी डाल के रखा है। अब आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अ मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और एन एओपी टू whom a building is allotted। क्या कह रहा? आप मेंबर हैं किसके? किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, किसी कंपनी के, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, जिसको क्या हुआ? बिल्डिंग अलॉट हुई है अंडर अ हाउस बिल्डिंग स्कीम। वो मेंबर बी डीम्ड बी ओनर ऑफ दी पोर्शन सो अलॉटेड। पूरे सबका आप ओनर है, ये सबके आप ओनर है कि ये 1509 के आप ओनर है? 1509 यानी जो पोर्शन आपको अलॉट हुआ उसके हम आपको डीम्ड करेंगे ओनर। कल को उस पे जो भी टैक्स चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रोडक्टिव इनकम टैक्स जो भी बनता है, वो आपसे लिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि देखिए लीगल ओनर तो आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ओनर आप ही। क्लियर? समझ में आ गया? अगला फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। A flat is allotted by a cooperative group housing society to Z, one of its member, under house building scheme of the society. Z is deemed as owner of the property for the purpose of वही section 22 का है section चार्जिंग section. Although under general law property is owned by cooperative society, भले जनरल लॉ में आज भी ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट हमारे इनकम टैक्स के लिए कौन ओनर हो गया? जेड, जिसको आपने वो फ्लैट अलॉट कर। ठीक है? इसके अलावा लास्ट पॉइंट, अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देते, लीज समझते हैं, किराए पे, और वो लीज है 12 साल या उससे ज्यादा, तो जिसको आपने लीज पे दी है हम उसको डीम्ड ओनर मान लेते हैं इनकम टैक्स के लिए। लीगल लॉ के लिए नहीं कह रहे, इनकम टैक्स के लिए। मतलब एक लेसर हुआ, एक लेसी हुआ, लेसर ने लेसी को लीज पे दी, लेट्स से 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ऐसे में लेसर ही ओनर है, लेसी को हम डीम्ड ओनर नहीं मान रहे। लेकिन अगर लेसर ने लेसी को 12 साल, 12 महीने नहीं है, 12 साल या उससे ज्यादा लीज पे दी, तो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स हम लेसी को डीम्ड ओनर मान, जो भी टैक्स बनेगा हम लेसी से। पढ़ के देखिए, अ पर्सन हु एक्वायर्स राइट, राइट मतलब अधिकार, विथ रिस्पेक्ट टू अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफर बाय लीज ऑफ 12 years और मोर शैल बी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कौन? लेसर की लेसी? लेसी को। एक्चुअल ओनर वैसे लीगल ओनर लेसर ही है अभी भी, लेकिन इनकम टैक्स के लिए हम किसको मान लेंगे? लेसी। कोई डाउट अगर आपके आता हो? डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि थ्योरी में पूछ ले, ये जो पूछेगा अगर, तो थ्योरी में पूछ सकता है, तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिख देंगे, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। अब आगे चलें। आपको याद हो तो मैंने आपसे इस चैप्टर में बोला था कि ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है, इसमें एक्चुअल इनकम तो टैक्सेबल होती ही है, साथ में नोशनल इनकम यानी एज्यूम्ड इनकम भी टैक्सेबल होती है, जो मैंने लास्ट टर्म पे आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी बताया था कि अगर 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हैं
तो 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे और उस पर आपसे टैक्स लेंगे। जबकि हो सकता है वास्तव में कि मेरे पास 3 घर हो, हमने किराए पे नहीं उठा रखे, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शैतानी देखिए, वो कह रहा है सर एक घर को हम डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे, इसकी जीएवी स्टेप 1 वैल्यू ले लेंगे, बाकी सब कुछ आईएफ एसपी पूरा आपको निकालेंगे, जो बनता है उस पर टैक्स दीजिए सर हमको। शैतानी तो है, नोशनल इनकम ही तो है। इसके अलावा ये जो बिल्डर्स होते हैं ना, बिल्डर समझते हैं, डेवलपर बिल्डर्स, इनका काम होता है बिल्डिंग्स को डेवलप करना, बेचना, या अपार्टमेंट्स बनाना, फ्लैट्स बनाना, बेचना। ये लोग जब बिल्डिंग वगैरह बेचते हैं ना बना के, तो इनके हाथ में पीजीबीपी की इनकम निकलती है। पीजीबीपी मतलब बिजनेस के हेड में टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि इनका तो बिजनेस है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास एक घर है, आप बिल्डर नहीं है, आपने वो घर बेच दिया, तो आपके लिए बिजनेस हेड की इनकम नहीं निकलती, आपके लिए कैपिटल गेन निकलेगा। एक हेड पढ़ेंगे, सब पढ़ाएंगे आपको, सारे हेड पढ़ाएंगे, आपके लिए कैपिटल गेन की हेड की इनकम निकलेगी, क्योंकि आपका व्यापार थोड़ी ना है। आपका अगर उसी चीज का व्यापार होता तो आपके लिए बिजनेस हेड की इनकम निकलती, क्योंकि वो चीज आपके लिए बन जाती है स्टॉक इन ट्रेड। जैसे छोटे में जब आप अकाउंट्स पढ़ते होंगे, तो लेट से क्वेश्चन कहता होगा हमने मशीन परचेज करी, जनरल एंट्री करते होंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते थे। लेकिन अगर मान लो मशीनरी का डीलर है, वो मशीन खरीदता है बेचने के लिए, और उसने मशीन खरीदी, तो आप मशीनरी डेबिट नहीं करते थे, आप परचेजेस अकाउंट डेबिट करते थे, क्योंकि आप कहते थे सर उसका तो व्यापार ही इसी चीज का है, वो खरीदेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बेचेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। याद है आपको? और एक नॉर्मल इंसान जिसका काम मशीन का नहीं है, उसके लिए तो एसेट है। सेम तरीके से अगर आपके पास घर है, कोई बिल्डिंग है, और आप बिल्डर नहीं है, आपका इस चीज का व्यापार नहीं है, तो आपके लिए कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी बेचने पे। अभी हम किराए की बात ही नहीं कर रहे, बेचने पे आपके हाथ में कौन सी हेड की इनकम निकलेगी? कैपिटल गेन की। लेकिन जो बिल्डर होते हैं ना, उनके लिए वो बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड होती है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब उनके लिए स्टॉक है, इन ट्रेड मतलब जिसका वो व्यापार कर रहे हैं, क्या है उनके लिए? वो स्टॉक है। तो वो जब फ्लैट बेचते हैं, जो भी चीजें बेच रहे हैं, में भी खरीद के बेच रहे हैं, में भी बना के बेच रहे हैं, तो उनके लिए बिजनेस हेड की इनकम डेवलप होती है, बिजनेस हेड की इनकम जनरेट होती है, पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। पीजीबी का फॉर्म प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब लॉ मेकर देखो क्या कह रहा है। लॉ मेकर कह रहा है सर अगर आप बिल्डर हैं और आपके लिए बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वगैरह स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड ही होंगे, तो सर आप उसको जल्द से जल्द बेच दीजिएगा। अगर आप नहीं बेच पाए, अगर आप नहीं बेच पाए, तो हम डीम्ड कर लेंगे कि आपने उसको किराए पे उठा रखा है और आपसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गेट की इनकम लेंगे। क्या मतलब हुआ? बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, फ्लैट बनाए, इन्वेस्टमेंट करी, बेचने की कोशिश तो कर ही रहा होगा, वो पागल तो है नहीं कि वो बना करके रखेगा, खुद चाहेगा कि बिक जाए जल्द से जल्द। और अगर नहीं बिक रहा तो उसके पैसा वैसे ही ब्लॉक है, टेंशन वैसे ही है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक और टेंशन दे रहा है कि हम डीम्ड कर लेंगे कि तुमने क्या कर रखा है, उसको किराए पे उठा रखा है। बेचा नहीं है तो क्या कर रखा है? अगर तुम एक्चुअल बता रहे हो कि किराए पे उठा रखा है, तो एक्चुअल उठाए रखा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, 5 स्टेप में जीएवी निकली। लेकिन तुम कह रहे हो हमने किराए पे नहीं उठाया, तुम्हारे लिए वो स्टॉक इन ट्रेड तुमने रखा है बेचने के लिए और बिकी नहीं है, हम डीम्ड कर लेंगे तुमने लेट आउट कर दी, और उसकी जीएवी स्टेप 1 वैल्यू ले लेंगे, बाकी म्युनिसिपल टैक्सेस और जो जो आपको आता है वो सब तो करेंगे। हमने कहा सर कितने टाइम में बिक जाए, जल्दी का क्या मतलब है, आज बनी कल बिक जाए, क्या चाहते हो? लॉ मेकर कह रहा है सर आपको जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट कह रहा है जब एक बिल्डिंग बन के कंप्लीट होती है ना, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जैसे कानपुर है तो केडीए हो गया, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, है ना, लखनऊ है तो एलडीए हो गया, जयपुर है तो जेडीए हो गया, कहीं कहीं पे ये नहीं होते तो आर्किटेक्ट होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि सर हमारी बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद हम आपको 2 साल और दे रहे हैं,
जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके बाद 31 मार्च आएगी, वहां से 2 साल और गिन लीजिए, वहां तक बेच दीजिएगा सर। बेच देंगे तो बेचने पे पीजीपी की इनकम जनरेट होगी। हम आपसे कुछ भी डीम्ड नहीं कर रहे कि सर हमको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे दो, नहीं नहीं नहीं। लेकिन सर अगर आपने वहां तक नहीं बेची तो जितने अनसोल्ड फ्लैट्स हैं आप जब तक नहीं बिकते तब तक हम उनको डीम्ड करेंगे कि वो लेट आउट, और आपसे इनकम निकालेंगे सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। हाँ जब बिकेगा सर, उसके बाद जब बिकेगा तब तो पीजीपी की इनकम निकलेगी, फिर उसके बाद उस फ्लैट पे हम डीम टू बी लेट आउट नहीं मानेंगे, बिकी गया वो। जब तक नहीं बिकता तब तक के लिए तुम्हारे लिए क्या है वो। हाँ तो ये क्लॉज किसके लिए, सबके लिए कि केवल बिल्डर्स के लिए? केवल बिल्डर्स के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है। हम सबके लिए तो क्या है, वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो ऑलरेडी एक क्लॉज पड़ा हुआ है कि 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड मत रखिएगा। हम लोग के लिए, हम लोग ने बेचने की इंटेंशन थोड़ी ना रख रखी है, हमारी तो इन्वेस्टमेंट है। हमने 2-4 घर खरीद के रख रखे हैं एज इन्वेस्टमेंट। कह रहे सर सेल्फ ऑक्युपाइड केवल ज्यादा ज्यादा दो, उससे ऊपर अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो हम डीम्ड कर लेंगे वो लेट आउट। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड पढ़ के देखें, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत बढ़िया प्रोविजन है ये। बढ़िया मतलब आपके पढ़ने के लिए, बाकी बिल्डर तो मेरी रहा इस प्रोविजन की वजह से। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय द एसएससी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस आल्सो। अगर आपने वो बिल्डिंग, वो अपार्टमेंट, वो फ्लैट, वो हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आप बोल लीजिए, ऐसा स्टॉक इन ट्रेड रख रखी है, तब भी सर हम उसकी जो एनुअल वैल्यू, वही जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप निकालते हैं, उसको टैक्सेबल कर देंगे आईएफएचपी के हेड में। सर क्या कोई रियायत की इतने समय तक टैक्सेबल नहीं करेंगे? बिल्कुल बेटा रियायत है। क्या रियायत है आइए देखते हैं। हाउएवर एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड वुड बी ट्रीटेड एज निल। पहले तो हम जीरो ही लेंगे। कब तक सर जीरो लेंगे, यानी कब तक टैक्सेबल नहीं करेंगे? फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction of property is obtained from the competent authority. Competent authority nagar nigam, KDA, architect वगैरह, if such property is not let out during such period. मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर प्रॉपर्टी एक्चुअल में लेट आउट है तो हम 2 साल वगैरह कोई समय नहीं देखें। मान लो अपने आप बिल्डर हैं, आपने फ्लैट्स बनाए, बेचना शुरू किया, और जब तक नहीं बिक रहा आपने तुरंत किराए पे उठा दिया कि यार जब बिकेगा तब तक के लिए 2-4-5 महीने किराए खा ले। एक्चुअल लेट आउट है तो क्या तब भी 2 साल का पीरियड है कि 2 साल तक हम कुछ टैक्सेबल नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। एक्चुअल लेट आउट है तो टैक्सेबिलिटी की बात आई गई। हम तो बात कर रहे हैं जहां पे एक्चुअल लेट आउट नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड हो गया है और बिके भी नहीं। ये जैसे आपने सुना होगा जले पे नमक छिड़कना, ये एक तरीके से वैसा ही कुछ तो प्रोविजन है। बिल्डर वैसे ही परेशान है, लाखों करोड़ों रुपए का बैंक से लोन लिए बैठा है, बिक रहे नहीं है, ऊपर से इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं और पैसा दे दो कि हम इसको टैक्सेबल कर देंगे आईएफएचपी में। समझ रहे हैं? तो इस पे अगर मैं आपसे कहूं, मान लो किसी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है 9 दिसंबर 2024 को, तो बताओ वो कब तक बेच दे तो ठीक है, कब तक हम डीम नहीं करेंगे बताओ? नहीं, अब देखो, आप कुछ ज्यादातर लोग गलत बता रहे। देखो कैसे, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल का समय है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025, यहां से 2 साल और 31 मार्च 27 तक हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो अगर 31 मार्च 27 या उससे पहले बिक जाते तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर 31 मार्च 27 तक भी नहीं बिका तो सर जब तक नहीं बिकेगा तब तक हम डीम्ड करके रखेंगे कि आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट करके रखी है, और उसकी जीएवी स्टेप 1 वैल्यू होगी और आईएफएचपी की इनकम निकालेंगे। फिर जब बिक जाएगा तो पीजीपी निकालेंगे। समझ में आ गई आपको बात? पक्का? कोई डाउट? एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आप कह सकते हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, निर्मला जी लाइन थी ये, निर्मला जी। हाँ, इनको लगता है और कहाँ से पैसा ले सकते हैं लोगों से। हाँ, कैसे कैसे तो दिमाग लगा लेते हैं, मतलब कि इससे भी, बिल्डर से भी ले लो, नोशनल इनकम टैक्सेबल कर रहे हैं बेचारे की, खाली पड़ा है, कबूतर गंदगी फैला रहे हैं, वो कह रहे सर हम लेट कर लेंगे। आज की तारीख में आप देखिए
अभी थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि मुंबई के एक बिल्डर ने आत्महत्या कर ली, लाखों करोड़ों का लोन है, कहां से चुका है। और दूसरी बात, अब जो इस समय स्थिति है, अब तो कितने सारे बिल्डिंग, कितने सारे फ्लैट्स आप देख रहे हैं जगह जगह, है ना। और तो आप क्या लगता है कि आपने बनाए और बिक गया? टाइम लगता है, बहुत कुछ है। तो एक बार और पढ़ के देखते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड IFHP where it is held by the assessee as stock in trade of a business also. However, annual value of property held as stock in trade would be treated as nil for a period of 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction of property is obtained from the competent authority. If such property, ये लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब बताओ। If such property is not let out during such period, मतलब हाँ, एक्चुअल लेट आउट नहीं है तो ही ये 2 साल का क्लॉज एप्लीकेबल है। अगर एक्चुअल लेट आउट है तो फिर हमें टैक्स दीजिए आप, फिर ऐसा नहीं कि 2 साल बाद से लेंगे, फिर तो जैसे लेट आउट है टैक्स दीजिए। क्लियर हो गया? पक्का? कोई डाउट? अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। आपको अगर याद हो तो हम लोग ने जब जीएबी निकालना सीखा था तो 5 स्टेप में सीखा था लेट आउट प्रॉपर्टी की, जिसकी स्टेप 2 क्या थी हमको बताओ। स्टेप 2 रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, और रिसीवल में एक चीज क्या माइनस करते थे, अनरिलाइज रेंट। और आपको याद होगा तो अनरिलाइज रेंट का मैंने आपको मतलब बताया था कि जो रेंट ना मिला है ना मिलने की उम्मीद है। 4 कंडीशन भी पढ़ाई थी कि 4 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो ही माइनस होगा। शीट के सबसे आखिरी मैंने डाल रखी थी, लेकिन पढ़ा दी थी आपको कि टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी आपकी वैकेट कर दी हो या आपने स्टेप्स ले ली हो टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी, तीसरी वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेशन में ना हो, और चौथी आपने उससे रेंट रिकवरी के लिए सारी लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर दी हो, या असेसिंग ऑफिसर को आपने ये भरोसा दिला दिया हो कि लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। तो ये 4 कंडीशन पूरी होती है तो अनराइज रेंट माइनस हो जाता है। लेट्स से एक केस समझो, मान लो एक मिस्टर ए हैं, इनके पास हाउस प्रॉपर्टी है, इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दी और वो बंदा किराया नहीं दे रहा है। अनरिलाइज रेंट की सारी कंडीशन पूरी हो गई, अनरिलाइज रेंट की वो 4 कंडीशन पूरी हो गई, और इन्होंने अपनी जीएवी के लिए जब स्टेप 2 लिया तो उसमें से वो अनरिलाइज रेंट माइनस कर लिया। मान लो 20,000 का अनरिलाइज रेंट था, तो जितनी भी मान लो पूरे साल का रेंट था 1,20,000 फॉर एग्जाम्पल, और 20,000 का जिसमें से अनराइज रेंट था तो माइनस कर लिया, तो बचा कितना, 1,00,000। अच्छा, ये माइनस करने से क्या होता है, मतलब ये माइनस करना से मिस्टर ए को टैक्स और ज्यादा देना पड़ता है कि और कम देना पड़ता है? कम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा समझ रहा है कि हाँ भाई अगर तुम्हें रेंट नहीं मिला है तो हम माइनस कराने के लिए तैयार है, तो माइनस करा लिया। मान लो ये बात थी प्रीवियस ईयर 2020-2021 की, माइनस हो गया, सब कुछ हो गया, टेनेंट से खाली करा लिया, सब कुछ करा लिया। एक बार क्या हुआ, मिस्टर ये बैठे बैठे चाय पी रहे थे प्रीवियस ईयर 24-25 में, और सामने से क्या देखते हैं, वो टेनेंट चल के आ रहा है, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट था वो चल के आ रहा है। मिस्टर ए ने उनको देखा, मिस्टर ए ने कहा तुम कैसे यहां पे, तुमने तो मेरा पैसा ही नहीं दिया, चले जाओ यहां से। टेनेंट ने कहा अरे सर सुनिए तो, हम वही पैसा तो देने आए हैं। मिस्टर ने कहा है, अरे बैठो तो चाय पियोगे? नहीं नहीं सर चाय नहीं पियेंगे, बस सर आपका पैसा दे देते हैं, जब से आपका पैसा मारा है तब से पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, ना दिन में चैन है ना रात में। हमने कहा हाँ भाई। मिस्टर ए कह रहे हाँ। मिस्टर ए कह रहे जितनी तो हमने अपने लिए दुआएं नहीं मांगी हैं, उतनी तो भर भर के तुम्हारे लिए बद्दुआएं मांगी तब से। खैर उसने 20,000 रुपए दिए और वो वहां से चला गया, और मिस्टर ए बड़े खुश हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से कुछ ऐसा पैसा मिल जाए जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद होता है ना, कई बार कि आप बिल्कुल सोचे बैठे कि वो तो डूब गया, आपकी जहन से भी चला गया है वो कि यार ठीक है वो ले गया, वो पैसे की रिकवरी हो गई। जैसे ये रिकवरी हुई वैसे ही इमली के पेड़ के पीछे से, इमली का पेड़ था, यादव जी देख रहे थे। यादव जी कौन है, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर बार बार बोले तो कहानी में उतना मजा नहीं आता, तो नमक मसाला लगाने के लिए उसको एक मैंने नाम दे दिया यादव जी। तो यादव जी आप लिख के नहीं आएंगे कहीं? ठीक है। तो
यादव जी मिस्टर ए के पास आए, इमली के पेड़ के ऊपर बैठ के देख रहे थे कूद के कि वो क्या देखे गया। मिस्टर ए ने बताया, अरे मेरा पैसा मार लिया था उसने, मेरा पैसा मार के कोई जी नहीं पाया है, वो सामने से दे के गया है, 20,000 रुपए अनरिलाइज रेंट थे, आज वो दे गया। यादव जी ने कहा, अच्छा तुमको रिकवरी हुई है अनरिलाइज रेंट की। किसकी रिकवरी हुई है? यादव जी ने कहा, देखो भैया, तुम्हारे दुख में हम शामिल थे, जब अनलाइज रेंट हुआ था तब हम शामिल थे ना, प्रीवियस ईयर 2021 में हमने तुम्हें माइनस करवाया था ना। मिस्टर ने कहा, हाँ तुमने बहुत साथ दिया। यादव जी ने कहा, आज ये मिठाई अकेले अकेले बांट लोगे, हमको भी तो दो। आज अगर रिकवरी हुई है तो हम क्या करेंगे, उसको टैक्सेबल करेंगे। क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। क्यों टैक्सेबल करेंगे? क्योंकि पहले हमने आपको क्या दी थी? डिडक्शन। मिस्टर ए की खुशी थोड़ी सी कम होती हुई, कह रहे अच्छा आज ये टैक्सेबल कर दोगे? यादव जी कह रहे हाँ, दिस इज रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट। मिस्टर जी कह रहे सर पूरा टैक्सेबल कर दोगे 20,000? यादव जी कह रहे नहीं नहीं, एक काम करते, तुमको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से दे देंगे, तो 20,000 का 30% 6,000, यानी केवल 14,000 रुपए टैक्सेबल कर देंगे। यानी जब भी रिकवरी होगी अनरिलाइज रेंट की, जिस साल रिकवरी होगी, जितनी रिकवरी होगी उसका 30% छूट मिल जाएगी, बची हुई 70% टैक्सेबल हो जाएगी। कौन से साल में टैक्सेबल होगा सर? जिस साल रिकवरी, मतलब इस एग्जाम्पल को मैंने एग्जाम्पल में 2 साल डाले, 20-21 में टैक्सेबल होगा कि 24-25 में? 24-25 में। तो अगर कभी भी अनरिलाइज रेंट बोले या एरियर्स ऑफ रेंट बोले, उसकी रिकवरी बोल रहा है कि आज रिकवरी हुई, तो जिस साल रिकवरी हुई उस साल टैक्सेबल। लेकिन याद रखिएगा 30% की छूट देनी है, वो बोलेगा नहीं आपसे, वो मैंडेटरी है, वो देनी है। बचा हुआ केवल 70% ही टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गया? इजी है, बहुत इजी प्रोविजन है। देखिएगा, रिकवरी ऑफ अनलाइज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट, इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अच्छा मान लो अगर ऐसा हुआ, जैसे मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 में जब इन्होंने घर ये किराए पे उठाया हुआ था, तो मिस्टर ए उसके ओनर थे, अनराइज रेंट हुआ। बाद में क्या हुआ, इन्होंने ये घर बेच दिया, मिस्टर ए ने ये घर किसी को बेच दिया। यानी जब प्रीवियस ईयर 24-25 में रिकवरी हुई, तब तक इस घर के मालिक मिस्टर ए नहीं बचे थे। हो सकता है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? इस दौरान इस बीच इन्होंने किसी को बेच डाला, आज रिकवरी हुई मिस्टर ए को। लॉ मेकर कह रहा है सर हम आईएफएचपी के हेड में टैक्सेबल करेंगे। मिस्टर ए कह रहा है सर आज लेकिन ये घर एग्जिस्टेंस में नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मेरे लिए फिर आईएफएचपी कैसा? लॉ मेकर कह रहा है देखिए सर, हमने डिडक्शन आईएफएचपी के हेड से दी थी आपको, आज वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है ये इररेलीवेंट है, ये मैटर नहीं करता। हम टैक्सेबल करेंगे आईएफएचपी के ही हेड। आज आप ओनर हो या उस प्रॉपर्टी के ओनर ना हो, लेकिन टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? आईएफएचपी। समझ में आ रही बात? पढ़िएगा पहली लाइन फिर से एक बार पढ़ते हैं। इट इज टैक्सेबल एज आईएफएचपी इन द ईयर ऑफ रिकवरी, किस साल? जिस साल रिकवरी होगी। इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुआ, ऐसी बात है, पहले कहां टैक्सेबल होगा? जब रिकवरी होगी तभी होगा। वेदर और नॉट प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस, मतलब उस साल वो प्रॉपर्टी के मालिक आप हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है। और सर क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी बेटा, इट इज टैक्सेबल आफ्टर अलाउइंग स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। एक एग्जांपल देखिएगा, इफ इन द प्रीवियस ईयर 24-25 recovery of unrealized rent belonging to previous year 19-20 of rupees 15,000 is made। 19-20 का एक अनरिलाइज रेंट था जिसकी रिकवरी हुई प्रीवियस ईयर 24-25 में, 15,000 रुपए की रिकवरी हुई, बोले टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में होगा? आईएफएचपी। कौन से ईयर में होगा? 24-25 प्रीवियस ईयर, यानी असेसमेंट ईयर 25-26। पूरा 15,000 होगा क्या? इसका 30% की छूट मिल जाएगी, 15,000 का 30%, 4,500, 4,500 माइनस कर दो तो 10,500 टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये 10,500 टैक्स देना है कि ये इनकम है? इनकम है, फिर इस पे टैक्स निकलता है, ठीक है ना? ओके, देन रुपीज 10,500 विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 24-25 एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉ मेकर बड़ा समझदार है, वो कह रहा है यार कुछ भी छूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए कि बाद में हमको घाटा हो जाए, कहीं तुमको रिकवरी हो जाए और हमको टैक्स ना मिले, इसलिए कह रहा है बाद में रिकवरी जब भी होगी तो हम टैक्स से लेंगे। कोई अगर आपके दिमाग में डाउट आता हो कुछ भी तो पूछ सकते हैं, छोटी मोटी बातें कई बार आती है बच्चों के मन में।
हाँ मेरे समझ में आ गया था कि ये डाउट है, इसलिए मैं बोला पूरा पता है इनके दिमाग में। ये पता कैसे चलेगा कि हमको रिकवरी हो गई? आप बताएंगे, है ना? हाँ, इनकम टैक्स पढ़ते समय हम फिर से रिमाइंड कराते हैं, जब भी इनकम टैक्स पढ़ी जाती है तो एक बेसिक दिमाग के अंदर रखते हैं हम लोग कंडीशन कि हर एक एसएससी, हाँ देखो याद है आप लोगों को कि मैं पहले आप बता चुका हूँ आपको कि हर एक एसएससी ईमानदार है, डिपार्टमेंट ईमानदार है, तो आप बताएंगे ना, उनको पता चलेगा। क्योंकि अगर हम इस माइंडसेट से पढ़ेंगे कि हम बताएंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं चल, तो इनकम टैक्स हो ही नहीं सकता। वैसे भी अब डिपार्टमेंट बड़ा सतर्क है, बड़ा समझदार है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, आप कितनी सांसें ले रहे हैं वो भी गिने बैठे हैं। हाँ, कैश, हाँ आप बताएंगे, कैश आया तो आप बताएंगे कि कैश, आप ईमानदार है तो बताएंगे ना कि नहीं बताएंगे? ईमानदार है, आपने प्रोविजन पढ़ा है कि टैक्सेबल होता है, तो आप बताओगे कि नहीं? बताओगे ना, बेईमान होगे तो नहीं बताओगे। और कौन किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या सोच के? ईमानदार। हाँ, चलें आगे। पहले ही बेईमानी आ जाती है, हम बताएंगे ही नहीं। तब बताना है। ओके जी, अगला टॉपिक आ रहा है, बड़ा सा टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आप सभी ने देखा कि जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है तो क्या आती है? एनएवी। एनएवी में से दो डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24। पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, उसमें कुछ पढ़ने का है ही नहीं, बस एक चीज थी कि केवल पॉजिटिव एनएवी होगी तो मिलेगी, वो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा दिया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसमें मैंने लास्ट टाइम पे ये तो बता दिया था कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मिलती है, बट ये होती क्या है, कैसे निकाली जाती है, उसकी बात करते हैं। बात है इंटरेस्ट यानी ब्याज, बोरोड कैपिटल यानी आपने लोन ले रखा है। किस चीज के लिए लोन ले रखा होगा? मे बी घर खरीदने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए, मॉडिफाई कराने के लिए, रिनोवेशन कराने के लिए, कुछ भी, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन लिया है और उस पर आप क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी। प्रिंसिपल की डिडक्शन नहीं दे रहे हैं यहां पे। प्रिंसिपल अमाउंट समझते हैं ना, 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ वापिस कर दी, 1 करोड़ की डिडक्शन नहीं की बात कर रहे हैं, उसमें जो इंटरेस्ट बनेगा। किस चीज के लिए लोन लिया हो? हाउस प्रॉपर्टी के लिए। मतलब अगर मान लो एक एसएससी ने अपनी वाइफ के ब्यूटी पार्लर के खर्चे मीट करने के लिए लोन ले रखा है, उसकी डिडक्शन यहां पे नहीं मिल रही, समझ रहे हैं ना, उसकी डिडक्शन की बात नहीं कर रहे। अच्छा सर, अगर उसने वाइफ की ब्यूटी पार्लर के लिए लोन लिया और घर गिरवी रखे, बैंक में घर गिरवी रख दिया, अब मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, वाइफ को ज्वेलरी खरीदवाने के लिए लोन लिया और घर गिरवी रख के, नहीं मिलेगी। अच्छा उल्टा कर दें, घर खरीदने के लिए लोन लिया, वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रख के, मिलेगी। पर्पस घर का होना चाहिए, खरीदना, बनवाना, उसको रिपेयर कराना, उसको मॉडिफाई कराना। आपको लग रहा है नहीं छत नीचे होनी चाहिए, छत को नीचे करा दिया, आपने कहा हम ऊपर हुए। इस भी तरीके से आपको इन सबका हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो हम डिडक्शन देने के लिए तैयार हैं। हाउस प्रॉपर्टी पे जो लोन पे हम ब्याज के आपको डिडक्शन दे रहे हैं, ये एक्रूवल बेसिस पे मिलती है। एक्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि साहब जिस साल का ब्याज उस साल उसकी डिडक्शन आप ले लीजिए, भले ही आपने उसका पेमेंट अभी किया हो या अभी पेमेंट करना बचा हो। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस जब इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाए तो वहां मैंने एक्रूवल बेसिस नहीं बताया, वहां मैंने पेमेंट बेसिस बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर पे करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो पेमेंट नो डिडक्शन। बट इसमें क्या है, इंटरेस्ट के लिए क्या है, आपका एक्रूवल बेसिस हम उठाएंगे। अभी मान लो ड्यू हो गया लेकिन अभी आपने पे नहीं, कोई बात नहीं सर, माइनस हो गया। इतनी बात आप समझ गए? कुछ और बातें पहले इतना पढ़ के देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, समटाइम्स एसएससी टेक्स लोन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मॉडिफिकेशन, केवल इतने ही शब्द नहीं है, सेक्टर कुछ भी बोल लो, ऑफ दी, ये मेन है, ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे में सर द इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज डिडक्टेबल while computing income from house property।
सर अगर उसने लोन लिया ही नहीं तो अपने ही पैसों से बनवा रहा है तो आप बताओ फिर। इंटरेस्ट नहीं है तो काहे की डिडक्शन, तो ऐसे में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं पहले, मतलब नोट करने हैं तो दिमाग में यहाँ तो नोट रहेंगे। पहली पॉइंट, पहला पॉइंट, इट इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूवल बेसिस, यानी ड्यू बेसिस, वेदर पेड और नॉट उससे कोई फर्क नहीं है। इट इज इमटेरियल वेदर इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड और नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जिस साल का ब्याज हम उस साल आपको डिडक्शन देने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट आपने ऊपर भी पढ़ लिया कि लोन जो आपने लिया हो फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? तीसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन शैल ऑल्सो बी अलाउड। सर ये क्या है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूं ये पॉइंट। अब जैसे बड़े हो जाएंगे, अभी आप बड़े हो गए कि होने अभी हो रहे हैं, कह रहे बहुत बढ़िया, थोड़े थोड़े तो आप लोग हो ही गए, थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे। और जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी आपकी, जैसे आप कहीं बाहर सेटल हो गए, बाहर मतलब इंडिया में ही मान लो, दिल्ली, मुंबई, जहां भी आपका मन है, फिर एक समय बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे एक घर खरीद लेते हैं, लगेगा कि नहीं, है ना? तो मान लो आपने एक घर खरीद लिया, घर के लिए आपने होम लोन लिया, तो ये पॉइंट आपके लिए बड़े जरूरी हो जाएंगे ना कि उस पर जो ब्याज आप पे करेंगे उसकी आपको क्या मिलने वाली है, रिडक्शन। अब क्या होता है कई बार, जैसे आपने मान लीजिए होम लोन लिया, बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, आपने होम लोन लिया, लेट से आपने एचडीएफसी से होम लोन लिया, एचडीएफसी बैंक से, और उन्होंने आपको लोन दिया जैसे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन आपका चल रहा है। बीच में आपने एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा होम लोन का, एसबीआई का था लेट से 8.6%, आपका एचडीएफसी से ऑलरेडी लोन चल रहा है 9% पे। आपने एसबीआई में बात करी कि यार अगर हम अपना लोन आपके यहाँ स्विच करा लें तो हो जाएगा, स्विच समझते हैं, वहां से अपना लोन हटा करके आप क्या करा लें। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे, जो भी करना था सब किया, और आपका लोन सैंक्शन हो गया। आपने अपना एचडीएफसी का लोन स्विच करा लिया एसबीआई में। स्विच कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। स्विच ऐसे होता है कि एसबीआई क्या करता है, एक चेक बनाएगा या ड्राफ्ट बनाएगा एचडीएफसी के नाम पे, एसबीआई बनाएगा एचडीएफसी का, जितना अभी तक आपका आउटस्टैंडिंग है ना, जैसे अभी तक आपका आउटस्टैंडिंग है लेट्स से 55 लाख रुपीस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, उसका एक चेक बना देगा एचडीएफसी के नाम पे। एचडीएफसी में वो चेक क्लियर हो जाएगा, एचडीएफसी को वहां तक अपना पैसा मिल गया ब्याज समेत, एचडीएफसी का लोन क्लोजर के। समझ पा रहे हैं बातें ना, क्या समझना है तो बता दिएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। लोन बंद हो गया एचडीएफसी का, है ना, और एसबीआई में आपकी फाइल शुरू हो गई। अब एसबीआई में आपकी ईएमआई जाने लग गई, एसबीआई में इंटरेस्ट जाने लग गया, यानी आपने एसबीआई का लोन लिया एचडीएफसी का लोन चुकाने के लिए, नया लोन लिया पुराना लोन चुकाने के लिए, नया लोन लिया पुराना लोन चुकाने के लिए। अभी तक जब तक आप एचडीएफसी का ब्याज दे रहे थे तब तक तो माइनस हो ही रहा था, क्योंकि वो लोन था घर खरीदने के लिए, बट वो लोन आपने स्विच करा लिया, तो है तो अभी भी होम लोन ही ना, है तो अभी भी होम लोन। तो अब जो आप एसबीआई को ब्याज दे रहे हैं क्या वो माइनस होगा? आंसर इज यस। तो नया लोन लेते हैं पुराना लोन चुकाने के लिए, तो नए लोन पे भी अब जो आप ब्याज दिया करेंगे आराम से माइनस होगा। दैट मीन्स आपके लिए क्या है, आपको लगता है कल को कि स्विच कराना है तो स्विच करा सकते हैं। कई बार क्या होता है इनिशियली, जैसे हम लोग के पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनकी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं होती है ना, सिविल उतना अच्छा नहीं होता, तो इनिशियली एसबीआई और ये सारे बैंक देने से मना करते हैं, तो कहीं प्राइवेट सेक्टर से करा दिया ज्यादा रेट पे, घर खरीदवा दिया, उसके बाद स्विच कराना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, कुछ इंस्टॉलमेंट जा रही है, स्विच जल्दी करते हैं दूसरे बैंक, स्विच करा दिया बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम हो गया, तो आप स्विच भी कर सकते हैं। आरबीआई की पूरी पूरी छूट है, विदाउट एनी कंडीशन आप स्विच कर सकते हैं जब आप चाहें, जहां आपको फायदा लगे। तो उसका क्या डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन शैल आल्सो बी अलाउड। अब जो इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं, जो ब्याज बन रहा है, आपकी ड्यूटी है उसको टाइम टू टाइम पे करते जाइए बैंक को। अगर आप टाइम टू टाइम पे नहीं करेंगे, मान लो ब्याज बना, जो भी ब्याज बना, एक्स अमाउंट का ब्याज बना, आपने पे नहीं किया, तो बैंक क्या करेगा, उस ब्याज पे भी ब्याज लगाना शुरू कर देगा। नहीं समझे? जैसे मान लो इंस्टॉलमेंट बनी तुम्हारी इस बार 20,000 की, तुमने पे नहीं करी, तो जब तक तुम पे नहीं करोगे उस इंस्टॉलमेंट पे भी तो ब्याज लगेगा, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट।
क्या उस इंटरेस्ट की भी रिडक्शन मिलेगी जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा? क्या जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा उसकी भी रिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो। केवल इंटरेस्ट की रिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के ऊपर रिडक्शन नहीं। वो तो आपकी फॉल्ट थी, आपने क्यों नहीं जमा किया? इनकम टैक्स कह रहा है हमसे क्या लेने देना, हम वो माइनस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माइनस नहीं करते। बचपन में अगर आपको याद हो, स्कूल जाते हो अगर, तो मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है केवल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की तरह माइनस होगा, नॉट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट मींस इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज रिडक्शन। बात गई दिमाग में? कहां लिखा है? इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड, दैट इज ओनली सिंपल इंटरेस्ट इज अलाउड। लोन लेने जाते हैं तो कई बार क्या, अक्सर ही वो आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम का कुछ लेगा। कभी लोन लिया है आपने? आपने तो नहीं लिया हो, घर वालों ने लिया है, कभी देखा है? तो लोन लेते हैं ना, तो फाइलिंग चार्जेस लगते हैं, प्रोसेसिंग फीस लगती है, और भी कोई चार्जेस हो सकते हैं। हो सकता है जिससे आप लोन अरेंज करवा रहे हो, बीच का जो मीडिएटर हो आपसे कोई कमीशन ले रहा हो, कोई ब्रोकरेज ले रहा हो, उन सबकी रिडक्शन हम आपको नहीं दे रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस, फाइलिंग फीस, उसकी रिडक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। केवल नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। केवल किसकी रिडक्शन दे रहे हैं? इंटरेस्ट की। दैट मींस एक्सपेंसेस, लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अरेंजिंग द लोन। लोन अरेंज करने में जो आपका खर्चा हुआ, प्रोसेसिंग फीस, ब्रोकरेज, फाइलिंग फीस वगैरह, उन सबकी रिडक्शन नहीं मिलती भैया, केवल ब्याज की रिडक्शन मिलती है। बोलो, आपको समझ में आया यहां तक? तो आपने कौन कौन से पॉइंट पढ़े? पहला कि एक्रूअल बेसिस पे रिडक्शन मिलेगी। दूसरा, घर के लिए लोन लिया हो, मे भी खरीदने, बनवाने, धुलवा के बनवाने, रिपेयर कराने, मॉडिफाई कराने, नया लोन लेते हैं पुराना लोन चुकाने के लिए, तो भी रिडक्शन दे रहे हैं। इंटरेस्ट पे जो अनपेड इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है उसकी रिडक्शन नहीं दे रहे हैं। और जो आप लोन अरेंज करने के लिए खर्चे कर रहे हैं उसकी भी रिडक्शन नहीं दे रहे हैं। अगर कोई डाउट आपका यहां तक आता हो तो पूछ लीजिए। किसी के दिमाग में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे जो बैंक स्विच कर रहा है उससे उसका क्या फायदा होगा? अरे बैंक बैठा, हमेशा बैठा ही इसीलिए लोन देने के लिए, बैंक की मेन कमाई यही से तो है। बैंक का मेन कमाई कहाँ से है? लोन देके ना। उसी का फायदा ही फायदा है, बैंक तो इसीलिए परेशान रहता है कि लोन दे दे। आपसे कम रेट पे एफडी करवाता है, आगे लोन देता है, वही तो बिजनेस है उसका। यही तो फायदा है उसको, इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी बैंक को ना। ठीक है। अनपेड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जैसे आप ब्याज नहीं चुका रही हैं तो ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। नहीं समझी? तुमने हमसे 1 लाख रुपए लोन लिया, तुमने कहा सर हम हर रोज 1-1 हजार रुपए चुका देंगे। मैंने कहा ठीक है, थोड़े दिन तक तुमने दिया, फिर देना बंद कर दिया। अब तुम मेरे पास 10 साल बाद आई, सर लो आज के 1,000 रुपए। तो अब हम 1,000 लेंगे कि उस 1,000 पे भी उतने टाइम का ब्याज लेंगे? लेंगे। समझ गई? और कोई डाउट? डिफॉल्ट अगर आप करेंगे तो ब्याज का मीटर तो उनका चल ही रहा है। कोई डाउट? नहीं। वैसे भी कभी डिफॉल्ट ना करिएगा, सिबिल खराब हो जाएगा आपको, और सिबिल खराब हो गया अगर आप, तो कभी आपको जीवन में लोन मिलेगा ही नहीं। सिबिल समझते हैं? क्रेडिट रेटिंग। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में उसको चेक कर सकते हैं। बहुत से लोग तो ये भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड जानबूझ के लेते हैं। क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उससे सामान खरीदते हैं और टाइम टू टाइम उसको रीपे करते रहते हैं। उससे उनका सिबिल बेटर हो जाता है। सिबिल के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट देता है। देख रहे हैं, आपने फीस दी केवल टैक्स की, मैं आपको कितना ज्ञान दे रहा हूँ। सिबिल के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। मतलब इंटरेस्ट रेट जो चलता है ना, अगर आपका सिबिल अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। सेम बैंक पे बताते हैं इतने सिबिल तक ये इंटरेस्ट रेट है, इससे ऊपर है तो ये है, ये है तो ये है। तो जितना अच्छा सिबिल है जितना ज्यादा है। अगर ठीक है, तो आप सिबिल भी लोग अपने, जिनको पता है, लेट्स से अगर पहले से इतनी प्लानिंग है कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद हम खरीदेंगे, तो आप इससे अपना सिबिल सुधार भी सकते हैं। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा, मेरी एडवाइस है। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, उसमें HDFC 9% चार्ज कर रहा है और SBI 8.6%। SBI ने स्विच किया 9% से किया, बाकी अमाउंट SBI कैसे रिकवर करता है? अरे तो उसका 8.6% पे फायदा है ना। अब यही पेन मान लीजिए हम बेच रहे हैं 10 रुपए में, आप बेच रही हैं 12 रुपए में, तो हम 10 में भी तो कमा ही रहे होंगे, तो वॉल्यूम पे खेल लें। समझे? तो ऐसा नहीं कि वो 8.6% पे नहीं कमा रहा है, उसने कमा करके अपना रेट निकाला होगा कि वॉल्यूम पे कमा लेंगे। ठीक है ना जी? और कोई डाउट?
वो तो सब अपनी कमाई सबने जोड़ी हुई, सबके में इंटरेस्ट रेट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जहां फायदा हो वहां से आप लोन ले लीजिए। एसबीआई मिलेनियम थोड़ा झंझट ज्यादा होता है, वो कहते पहले इसको लेके आओ, जो गारंटी ले ले उसको लेकर के आओ, प्रधानमंत्री से लिखवा लाओ, क्या गिरवी रखोगे, क्या कुछ बचा तो नहीं गिरवी रखने के लिए, वो सब कुछ ले लेते हैं। ठीक है, बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा जगह से कम ही रहता है हमेशा। चलें आगे। ओके अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेस्ट का ही टॉपिक चल रहा है, लंबा टॉपिक है, लेकिन क्या पढ़ने जा रहे हैं इधर देखिए। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, जमीन है, आपने सोचा कि इसको बनवा लेते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं, मे भी बनवा के आप रहोगे या किराए पे उठाओगे, वो आपका है। आपने इसको बनवाने की सोची और इसके लिए आपने किसी भी बैंक से संपर्क किया और बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन। बैंक ने आपको आज लोन दे दिया, आज मतलब एक डेट मान लेते हैं, लेट्स से 1 जनवरी या अप्रैल कर देते हैं आपके लिए, 1 अप्रैल 2022 को आपको लोन दे दिया। अब आप ये घर बनवाओगे, क्या तुरंत बन के तैयार हो जाएगा अगले दिन? फेविकोल का ऐड तो है नहीं कि तुरंत तैयार हो गया, बनने में टाइम लगा। और लेट्स से ये बन के तैयार हुआ 1 अप्रैल 2024 को, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 में ये बन के तैयार हुआ। तो ये आपने लोन लिया, लोन टेक इन की डेट है ये, और ये आपका सीसी, सीसी मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, तो प्यार से मैंने सीसी लिया। अच्छा, बैंक आपसे जो ब्याज लेना शुरू करेगा, बैंक का जो ब्याज का मीटर शुरू होगा, जब उसने आपको लोन दिया तब से शुरू करेगा कि जब आपका घर बनके कंप्लीट हो गया तब से शुरू करेगा? जब से लोन लिया। और कंप्लीट वाले कितने बचे? कोई नहीं, जैसे जब से कंप्लीट, जब से लोन लिया तब से। ओके, सही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, बैंक को इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका कब बन के कंप्लीट हो रहा है? वो तो जैसे ही आपको लोन डिसबर्स करेगा, आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट करेगा, उसका ब्याज का मीटर शुरू हो चुका है, इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो गया। बात आती है कि साहब, अगर हम IFHP के हेड को सही से पढ़ें, सेक्शन 22 को सही से पढ़ते हैं, सेक्शन 22 क्या था? चार्जिंग सेक्शन था, जिसकी अगर हम पहली जो कंडीशन थी उसको ध्यान से अगर पढ़ें, तो वहां था देयर शुड बी एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग होनी चाहिए, एंड अ प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बिल्डिंग। एक प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो बिल्डिंग नहीं है, बनके तैयार हो जाएगी तब से वो क्या है? बिल्डिंग। दैट मीन जब हमने लोन लिया उस साल तो हाउस प्रॉपर्टी का हेड अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। हाउस प्रॉपर्टी का हेड, ब्याज का मीटर शुरू हो गया, बैंक अलग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, आप अलग है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड अट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि भी बिल्डिंग ही नहीं है सर, सेक्शन 22 की कंडीशन ही नहीं पूरी हुई। तो यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में लोन लिया हमने 1 अप्रैल 22, प्रीवियस ईयर 22-23 में ब्याज तो दिया लेकिन उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिली। क्यों डिडक्शन नहीं मिली? IFHP का हेड ही नहीं अट्रैक्ट हुआ, कहां से डिडक्शन लोगे उसकी जाके? वो हेड अट्रैक्ट होगा तब तो उसके अंदर जाओगे, तब तो इंटरेस्ट माइनस होने की बात आएगी। 23-24 में भी नहीं मिली, क्यों? बिल्डिंग ही नहीं कंप्लीट। हाँ, 24-25 एंड ऑनवर्ड्स अब बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब जो जो ब्याज दिया करोगे 24-25 का जो दोगे उसकी 24-25 में रिडक्शन मिल जाएगी, 25-26 का 25, जब जो जो दोगे उसकी रिडक्शन हम आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, IFHP का हेड अट्रैक्ट हो गया है, रिडक्शन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर सवाल यह आता है कि कंस्ट्रक्शन से पहले का जो समय था, कंप्लीशन से जो पहले का समय था, उसके ब्याज का क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का क्या होगा सर? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट समझ पा रहे हैं आप? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का, जैसे इस केस में 22-23 का, 23-24 का, इसके ब्याज का क्या होगा? क्योंकि हमने ब्याज पे तो किया है सर। बैंक ऐसा नहीं कह रहा था कि बैंक कह रहा है वेव ऑफ कर देते, नहीं, बैंक ने तो ऐसा नहीं करा था।
बैंक तुमसे वहां पसारे बिल्कुल ब्याज लेने के लिए तैयार बैठा है, उसने तो वेव ऑफ नहीं किया सर। आप डिडक्शन नहीं दे रहे, आप डिडक्शन देंगे भी तो कैसे देंगे सर, उस समय तो प्रॉपर्टी बनकर नहीं तैयार हुई थी, 22-23 की 22-23 में तो नहीं दे पाए, 23-24 की 23-24 में नहीं दे पाए, हाँ 24-25 की 24-25 में दे रहे हो, 25-26 की 25-26 में दे रहे हो, लेकिन 22-23 23-24 का क्या करें सर, उसका ब्याज का क्या करें सर। लॉ मेकर कहते हैं देखो परेशान, जिस साल तुम्हारा घर बनके कंप्लीट हुआ, हमने कहा सर 24-25 में, प्रीवियस ईयर 24-25, कह रहा जिस साल तुम्हारा घर बनके कंप्लीट हुआ, हम उस साल तुमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की भी रिडक्शन दे देंगे। हमने कहा अरे मतलब, कह रहा जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 साल का ब्याज बनता है 10,000 रुपए, हमने ऐसे ही मान लिया, हमने ब्याज कैलकुलेट नहीं किया, पर एनम का ये इंटरेस्ट बनता है, तो 22-23 का भी ये बना, इंटरेस्ट हमने बैंक को पे किया 10,000 रुपए, 23-24 का भी बैंक को पे किया 10,000 रुपए, 24-25 का भी पे किया, यस और नो। 24-25 का तो जो 10,000 पे किया उसकी तो 24-25 में डिडक्शन मिल ही रही है, डिडक्शन उसकी इसकी तो मिल ही रही है 24-25 में, क्यों मिल रही है सर इसकी 24-25 में, क्योंकि सेक्शन 22 अट्रैक्ट हो गया। लेकिन लॉ मेकर कह रहे तुम परेशान ना हो मुन्ना, तुम अपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बताओ। हमने कहा बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है 20,000 रुपए। 20,000 कैसे, 2 साल 20,000, कह रहा इसकी डिडक्शन हम तुमको देंगे। हमने कहा अच्छा, कह रहा लेकिन पूरी बात सुनना, अब पूरी बात बोल रहे 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे, बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। नहीं, कह रहा 20,000 को डिवाइड बाई 5 करो पहले, तो कितना है 4,000, 4,000, कह रहा है 4-4 हजार करके देंगे अगले 5 सालों तक, मतलब 24-25 में खुद की 10,000 की तो डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी, खुद का ब्याज प्लस पिछले वाला 4,000 की और मिलेगी, इस समय आप 14,000 ले लीजिए। ऐसे ही 25-26 में अगर लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ तो खुद का 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 4,000 कब तक मिलेगा सर, 5 ईयर, मतलब 24-25 25-26 पूरा लिखें क्या, 26-27 27-28 और लिखें, हो गए 5 साल है, तो इन 5 सालों में 14-14 हजार हो गए, 14-14 हजार कैसे हो रहा है, 10,000 करेंट 4,000 फ्री। अगर लोन रीपे हो चुका होता तो फिर करंट का जितना बनता उतना ही मिलता, 4,000 मिलता रहता सर। और अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो ये बताओ 29-30 में डिडक्शन मिलेगी क्या, मिलेगी, करंट की तो मिलेगी ना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की नहीं मिलेगी, करंट इंटरेस्ट की मिलेगी, करंट इंटरेस्ट अगर 10,000 है तो 10,000 की तो मिल जाएगी, लेकिन वो 4,000 की नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिल तो गई, कंप्लीट तो हो गया, आपके बच्चे की जान ले लोगे, 4,000 इंटू 5 20,000 हो गया। इसका मतलब इंटरेस्ट 2 पीरियड के हो सकते हैं, एक इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक इंटरेस्ट ड्यूरिंग पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट की रिडक्शन उसी साल मिल जाती है जिस साल का वो इंटरेस्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट की रिडक्शन स्टार्ट होती है उस साल से मिलना जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और 5 इंस्टॉलमेंट 5 लगातार सालों में मिलती है, 5 लगातार 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक आपको मिलती रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई भी 5 साल हम जो चाहेंगे उसमें ले लेंगे, नहीं। इतनी बात समझ में आई, अब इतना पहले पढ़ के देखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 2 बात, एक इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक इंटरेस्ट ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर, या जिसको आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड बोल सकते हैं। पहले करंट वाला पढ़ लेते हैं, करंट वाला बड़ा आसान लिखा है, डिडक्टेबल इन सेम प्रीवियस ईयर, जिस साल का ब्याज उस साल हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं। लेकिन सर प्री की बताइए, प्री का क्या होगा, प्री का डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज, अगर एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो क्या वो बिल्डिंग है, हाँ भले ही बिल्डिंग में आईएनजी लगता है, बट आईएनजी वो यहाँ पे क्या मतलब है कि पूरी कंप्लीट हो गई हो। अब प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बिल्डिंग। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ब्याज तो आप बचपन से निकाल रहे हो, मान लो अगर हम कहते हैं किसी ने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, ये लोन है, इंटरेस्ट का रेट है कितना, मान लिया आसान मान लेते हैं आपके लिए 10% पर एनम, तो बताओ 1 साल का ब्याज 20,000, लोन है 2 लाख का, इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, 20,000 का ब्याज। और अगर मैं आपसे कहता हूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो था,
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझते हो क्या? हाँ, कंस्ट्रक्शन से पहले। अभी इसका भी मतलब और डिटेल में समझाऊंगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था 36 मंथ्स का, कितने मंथ्स का बोलो, ब्याज बोलो, 3 साल हो गए ना, बताओ ब्याज ऐसे निकालोगे ना, 2 लाख, ऐसे देखो, एक मिनट देखो देखो देखो, आपको सिखा देता हूँ। 2 लाख का 10%, ये 1 साल का हुआ, तो 1 महीने के लिए डिवाइड बाई 12 करोगे, ये 1 महीने का हो गया। 36 महीने का चाहिए तो इंटू 36, या आप इंटू 3 भी कर सकते थे। कितना होता है ये? 2 लाख नहीं, 60 हो ना, 30,000 के बोला, 60,000। अगर मान लीजिए 40 महीने का निकालना हो तो इंटू 40/12, वो तो आप कर लोगे ना, मतलब ब्याज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जो भी ये आएगा, मतलब 60,000 आया, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 12,000 हर साल आपको डिडक्शन मिलेगी अगले 5 सालों तक। बिगनिंग कौन से साल में होगी, मतलब मिलना कौन से साल से शुरू होगी? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल, और 4 साल और। सही बोल रहा हूं मैं? 5 हो गए क्या, ये 4 ही हुए? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल और 4 साल और। कैसे बोलूं मैं, क्या बोलूं, आपका दिमाग चल रहा है? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल और 5 साल और मिलेगी, कि 4 साल और? 4 साल, यानी टोटल 5 साल, यानी जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसको मिला के टोटल 5 साल तक आपको डिडक्शन मिलेगी। तो अगर मैं आपको सिंपली ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना बता दूं कि ये कैसे निकाला जाता है, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, तो ब्याज निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ब्याज तो 5th-6th क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा। ब्याज के लिए क्या करना है, लोन का अमाउंट इंटू इंटरेस्ट इंटू जितने महीने, मान लो 40 महीने, तो इंटू 40/12। बट सर ये तो बताओ सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा? ओरली तो सर हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब लोन लिया वहां से लेके जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, हाँ वो ओरली है, बट एक्चुअल क्या है, और ध्यान ध्यान से देखें, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही गलत निकाल दिया, वो डेट ही गलत निकाल दी तुमने, तो ब्याज तुम्हारा गलत हो जाएगा। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से सर शुरू होता है? स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। जिस दिन तुमने लोन लिया उस दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो जाता है। खत्म कहां होता है, अभी उस पर आते हैं, चर्चा करते हैं। पहले शुरू कहां होता है? शुरू कहां से होता है? जिस दिन तुमने, हाँ मान लो तुमने लोन आज लिया, कंस्ट्रक्शन शुरू कराया, खत्म की बात नहीं करें, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया 1 महीने बाद, लोन आज लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया 1 महीने बाद, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आज से शुरू होगा कि 1 महीने बाद से? आज से। अगर मान लो तुमने कंस्ट्रक्शन, दूसरा केस, ये आपने सही बताया, दूसरा केस, अगर मान लो आपने कंस्ट्रक्शन आज से शुरू करा दिया, लोन लिया 1 महीने बाद, ऐसा कैसे होगा? पहले तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है आपके पास फंड्स हो, अवेलेबल हो, आप अपने पैसे से करा रहे हो, जब जरूरत पड़ी तो आपने लोन लिया। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आज जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया तब से शुरू हो जाएगा, कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आप लोन ले रहे हैं तब से शुरू होगा? जब लोन ले रहे हैं, यानी शुरू होता है जब लोन लिया। इस पे पहले कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल, लोन टेकन 10th जुलाई 2024, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड नॉट कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 15th of October 2024, फ्रॉम व्हेन विल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू कहां से होगा? 10th जुलाई से होगा। खत्म कहां तक होगा वो भी सीखना बचा है, पहले तो शुरू कहां से होगा। दूसरा एग्जांपल, लोन टेकन 15th October 2024, जस्ट उसी को उल्टा करा है मैंने, यहाँ पे 10 को लिया था, 10 जुलाई को, 15 को कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, या 15 अक्टूबर को लोन लिया, कंस्ट्रक्शन पहले से शुरू करे बैठे थे 10 जुलाई से। बोलो, हाँ बस सिंपल सी बात है सर, जब लोन लिया तब से शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ मेरे से मतलब नहीं, जब लोन लिया सर वहां से हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो जाएगा सर। समझ गए? सर खत्म कब होगा सर, ये तो बता दो। खत्म, क्योंकि सर तभी तो हम वहां से वहां तक के महीने कैलकुलेट करके ब्याज निकाल पाएंगे। खत्म कहां पे हो, मेरी तरफ देखिए, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगी, वहां पे आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूं। मानो हमने लोन लिया, एलटी मतलब लोन टेकन, लोन लिया 1 जनवरी 2020 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, सीसी कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड नॉट स्टार्टेड, कंप्लीटेड 9th दिसंबर 2024 को,
लॉ मेकर कहे सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को पीसीपी लिख दें, आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखोगे। हमने कहा सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू तो हमें पता है सर 1 जनवरी 2020 को होगा। हमने कहा वहां से कहां तक जाएगा? कह रहे ये बताओ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? हमने कहा 9 दिसंबर 2024। इससे जस्ट पहले जो 31 मार्च हुई है आके गई है, वहीं पे आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाता है। 31 मार्च 2002, 4 की 3 की 5, 3 की 4, 4 ही आएगी। इससे जस्ट पहले 31 मार्च 2024 से तो आई थी, 23 कहां आई थी? 9 दिसंबर, वो तो उससे भी पहले आई, 9 दिसंबर 24 से पहले 31 मार्च सबके में आई थी ना, 24 आई थी। ये है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। फिर से सुनिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन एंड एंड्स on 31st March immediately preceding the date of completion of construction। यहां तक समझ गए? हमने कहा सर एक बात और कह रहा एक बात और क्या? हमने कहा सर ये लोन ना हमने रीपे भी कर दिया। मेरा बहुत बढ़िया, इससे अच्छा क्या होता है जीवन में? हमने कहा हमने ना ये पता है रीपे कब करा? मेरा बताओ। हमने कहा हमने ये रीपे कर दिया 5/5/2024 को रीपे कर चुके थे। ऐसा आ गया तो रीपे कर दिया, हो सकता है? हो सकता है। हमने कहा आप बताओ। कह रहा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू तो वही होगा 1 जनवरी 2020 से। हमने कहा वो तो ठीक है। हमने खत्म कब होगा? कह रहा खत्म करने में हम 2 डेट देखेंगे, 2 में जो अर्लियर होगा वहां तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कर देंगे। हमने 2 डेट, कह रहा एक तो सर ने सिखाई थी, कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुआ उससे पहले की 31 मार्च। हमने कहा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 9 दिसंबर 24 को, उसके पहले की 31 मार्च 24। कह रहा है ये डेट जो मैं 2 येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में पहले क्या आती है? तो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च 2024 को ही खत्म होगा। अच्छा, हमने कहा अच्छा सर अगर ये बताओ हमने लोन रीपे कर दिया होता 5 मई की जगह 5 फरवरी को, तो क्या होता सर? 5 फरवरी 24 को रीपे कर दिया होता तो कहता फिर से हम दोनों डेट देखते हैं, एक 31 मार्च 24, एक 5 फरवरी 24, दोनों में पहले क्या आती? तो तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जनवरी 20 को शुरू होके 5 फरवरी 24 को शुरू खत्म हो जाता। यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल एंड ऑन ए और बी विच एवर इज अर्लियर। ए पॉइंट 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग बोले तो पहले द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड सेकेंड डेट रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन लेना है उससे पहले की 31 मार्च नहीं बोल रहा हूं, जिस दिन एग्जैक्टली लोन रीपे किया वो डेट, या फिर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उससे पहले की 31 मार्च। दोनों को ध्यान से देखते हैं, जो पहले खत्म हो जाती है, जो पहले आके चली जाती है, वो होती है हमारी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की एंड। अब आप पढ़िएगा फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे भी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन एंड एंड्स ऑन ए और बी बिलो विच एवर इज अर्लियर। ए क्या है? बी इसमें लिख देते हैं पहले, ये भी आप भी लिख लीजिएगा। ए क्या है सर? ए है 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। और बी क्या है सर? डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन से भी पहले 31 मार्च लिखा है? नहीं। तो इन दोनों डेट में जो अर्लियर है वहां प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा आपका? एंड हो जाएगा। क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से ना चीजें जल्दी समझ में आती है। लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 2022, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, स्टार्टेड की डेट मैंने दी, अब मैंने नहीं दी क्योंकि आपको पता है लोन जब लिया वहीं से पीछे भी शुरू होता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 10 नवंबर 24 को। बताइए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जब लोन लिया वहां से शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 22 से, खत्म कब होगा? ये खत्म किए 31 मार्च 2024। सर 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 बेटा 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 सर यहां लोन रीपेमेंट की डेट नहीं दी है तो क्या मानेंगे? नहीं लोन रीपेमेंट की डेट नहीं दी तो हम यही मानेंगे लोन रीपे ही नहीं हुआ दिया। हम अपने मन से कुछ ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी होगी। ए और बी विच एवर इज अर्लियर में बी तो दिया हो ना, बी दिया ही नहीं है तो यही हो गया। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। एग्जाम्पल 4 देखो, लोन टेकन 1 जनवरी 22, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 10 नवंबर 2024, लोन रीपेड 12 जनवरी 2024, व्हाट विल द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? आंसर देख के नहीं बताइएगा, कहां से शुरू होगा बोलिए? 1 जनवरी 2022, ये तो सभी को पता चल गया आई थिंक, है ना? खत्म कब होगा? आंसर देख के बता रहे हो तुम लोग। 12 जनवरी 24 आपने ये निकाला, 10 नवंबर 2024 से पहले की 31 मार्च निकाली, 31 मार्च
24 और 31 मार्च 31 मार्च 24 एंड 12 जनवरी 24 में अर्लियर। इतना सोच के बताया था 12 जनवरी कि पढ़ के आंसर बताया था? पक्का? तो माता रानी शराब देगी आप। एग्जाम्पल नंबर 5, अभी तक सिर्फ डेट निकाल रहे थे, एग्जाम में सिर्फ डेट थोड़ी ना निकालनी होगी, एग्जाम में साथ में क्या निकालना होगा? ब्याज। बट ब्याज के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? डेट। आओ ध्यान से पढ़े, साथ में करते हैं क्वेश्चन को। ऑन 1 जनवरी 2021, आप क्या शीट है बंद कर लो, उसको अंदर रख दो, देखना नहीं वहां पे, नहीं तो आंसर में निगाह चली जाएगी। कई बार क्या होता है, डिग्री आते आते हाथ से निकल जाती है। कई बार आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मिलते मिलते रह गया हो? बहुत बार हुआ है ना? तो ऐसा ना हो डिग्री के साथ, इसलिए बंद कर देते हैं और दिमाग यहां लगाते हैं। ऑन 1 जनवरी 2024 a loan of rupees 5 lakh at the rate 12% per annum was taken for construction of a household। चला सर 1 जनवरी 21 की बात है, हमने एक लोन लिया 5 लाख रुपए का, बहुत बढ़िया काम, 12% ब्याज पे, काहे के लिए लिया है? घर बनवाने के लिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 जनवरी 25 को, लोन इज स्टिल अनपेड। अनपेड मतलब अभी रीपे नहीं हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। सब कुछ करेंगे, बस जो जो मैं पूछूं वो आप लोग बताइएगा, बाकी मैं करूंगा पूरा क्वेश्चन, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले मेरे को बताओ कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से शुरू होगा, डेट बताना। 1 जनवरी 2021 और खत्म की भी डेट बता दो प्लीज। 31 मार्च 20। आर यू श्योर? पक्का? इजी है, क्योंकि 1 जनवरी 25 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे पहले की 31 मार्च 2024 होती है। तो पहला आपने बिल्कुल सही बताया। आपका दूसरा काम बहुत ध्यान से, जहां अक्सर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं हमको ये बताओ, मंथ्स में बता दो। 1 जनवरी 2021 से आराम से आप टेक योर ओन टाइम, क्योंकि इसमें कोई इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं है, इसमें सिर्फ महीने निकालने, वो आप निकाल सकते हैं। और टेक योर ओन टाइम, क्योंकि ये अगर नहीं आता तो राम भला करें, इसलिए प्लीज अलग अलग आ सकते हैं, 39, 38, 40, 41, 42, जो भी आता है 2-4 बार आराम से कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो। फोन पे कैलेंडर अगर आपको निकालना हो, वहां से गिनने हो महीने, या फोन अ फ्रेंड करना हो, घर वालों की मदद लेनी हो, या आप कर सकते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम में अगर यही हम गलत निकाला, हमने इतना सब कुछ यही लिखा, हमने लिखा इज इक्वल टू 36 मंथ्स। आप मेरी नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन आप मेरी बात भी समझिए। इतना करने के बाद बच्चे कहां पे गोड़ के आते हैं, गोड़ना समझते हैं आप? हाँ सब समझते हैं, कानपुरी अपने को। ये बच्चे ना यही गलत कराते हैं। सोचो मतलब इतना चीख चीख करके पढ़ाया, वहां लिखा है सर 37 मंथ्स हुए थे, हम निकाल है सर से यस, वो भी कह रहा है यस, नंबर बाद देखने के बाद आपने कहा ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 आएंगे, आएंगे 09। रिवर्स हो गया। तो इसलिए प्लीज मंथ्स कितने हुए? 39। पक्का सबका 100 में आ रहा है, घर में एग्जाम में आप अकेले होंगे, निकाल लेंगे अकेले ये काम, ठीक है कर लेंगे, वेरी गुड। तो सब कुछ करना नहीं है। अगला काम 5 लाख पे 12% ब्याज 39 मंथ्स का, आप देखते हैं कौन निकाल के बताएगा। सब मैंने लिख दिया है। 39 मंथ्स का ब्याज 5 लाख रुपीस पे 1,95,000। ओके बाकी लोग भी निकालो, मैं वेट कर रहा हूं। 5 लाख इंटू 12%, 60,000 पूरे साल का, डिवाइड बाई 12 करा, 5,000 एक महीने का, 5,000 इंटू 39, 1,95,000 आपका जो आता है 39 मंथ्स का आता है। बच्चे बता रहे हैं आ रहा है? इसकी डिडक्शन आपको पूरी एक बार में नहीं मिलेगी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, तो इसको डिवाइड बाई 5 कर दो। 39,000, 39,000, 39,000, 39,000 एंड 39,000, दैट मींस 5 साल में मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। अब सुनो, अगली गलती यही होती है बच्चों की। अगली गलती बच्चा यही नहीं निकाल पाता कि सर कहां से मिलना शुरू होगी। बड़ा सिंपल सा काम, बहुत सिंपल सा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, डेट बताओ मेरे को। 1 जनवरी 25 का मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर? 24-25 की 25-26? 24-25 यानी मिलना शुरू होगी
प्रीवियस ईयर 24-25 से, और 5 साल मिलेगी 24-25, कहाँ 5 साल, 25-26 पूरा लिखना पड़ता है, 26-27, 27-28 और 28-29, यहां तक आपको 39,000 हर साल मिलती रहेगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। सर 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 बेटा 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 सर तो आंसर हो गया 39,000। नहीं, आपसे पूछ रहा है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यानी प्रीवियस ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर 24-25 का खुद का भी तो ब्याज निकलेगा करेंट ईयर का, नहीं समझे? प्री का तो आपने निकाल लिया 39,000, खुद का भी तो निकलेगा इस साल का, करेंट का भी तो मिलेगा। 5 लाख का 12% कितना होता है भाई? आपने देखो ये ब्याज कब तक निकाला, इधर देखिए थोड़ा सा आपको समझाएं। ये ब्याज निकला है 31 मार्च 24 तक का। आपको डिडक्शन बतानी है प्रीवियस ईयर 24-25 में कितनी मिलेगी। असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब, असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25 यानी 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 का भी तो ब्याज है, इसका भी तो मिलेगा। ये पूरे से एक साल का 5 लाख का 12%, एक साल के लिए 60,000 ये मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 39,000 ये मिलेगा। 99,000 आंसर आ गया, सबको समझ में आ गया? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज अपने निकाला 39 मंथ्स आए, 1,95,000 डिवाइड बाई 5 किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25 से 28-29 तक मिलती रहेगी। हमें निकालना था असेसमेंट ईयर 25-26 यानी प्रीवियस ईयर 24-25, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 39,000, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड 60,000, टोटल इंटरेस्ट डिडक्टेबल 99,000। मनदीप समझ में आ रहा है बेटा? हाँ तो बोलो, आ रहा है पक्का? जग रहे हो ना बेटा? जगते रहना बेटा, सोना नहीं बेटा, हमें नींद आ जाती कुछ होता है तो, हमें भी नींद आने लगती है ना। सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता असेसमेंट ईयर 25-26 ना पूछ के मैं आपसे पूछता कि मेरे को बेटा आप बता दो असेसमेंट ईयर 29-30 में, 2029-2030 में टोटल कितनी रिडक्शन मिलेगी? 60 की 99? समझ गए? गलत तो नहीं करके आओगे एग्जाम में? पक्का कंफर्म कि 39 60 पक्का? क्यों? क्योंकि 5 साल हो, आपको पता है आप गलत है, आप दिमाग नहीं लगाते। असेसमेंट ईयर 29-30 आपने जोड़ा कि 5 साल हो गए, आप तुक्का मार के बोल रहे हैं 5 साल हो गए। असेसमेंट ईयर 29-30 का मतलब बोला प्रीवियस ईयर 28-29 में बचा था 5वां साल। बेटा मैं आपका टीचर हूं, जहां पे आप सोचना बंद करते हैं ना, हम लोग शुरू करते हैं। हमें पता था कि आप बताएंगे। अभी 28-29 प्रीवियस ईयर है ना, असेसमेंट ईयर 29-30 पूछ रहा हूं, यानी प्रीवियस ईयर 28-29, आंसर होगा 99। वही गलती टेक्स्ट में, जब आप अपने आप को समझदार समझेंगे कि अब हमें आ गई, वो सबसे खतरनाक दिन होगा आपके जीवन का। जोड़िए, कोई नहीं कहता आपसे कि हाथ में नहीं जोड़िए, आपके अपने हाथ है। टाइम लगाइए, फटाक से आंसर नहीं देने की जरूरत है, टाइम लगाइए, दिमाग को समझाइए कि सर ने असेसमेंट ईयर 29-30 पूछा है, यानी प्रीवियस ईयर 28-29, पहला हमें जो मिलना शुरू होगी 24-25 प्रीवियस ईयर से, 24-25-25-26-26-27, 27-28-28-29 प्रीवियस ईयर 28-29 हाँ मिलेगी। तो 60,000 ये जो कि लोन रीपे नहीं हुआ, 39,000 वो, 99,000 मिलेगी। अगर सर ने प्रीवियस ईयर 29-30 पूछा होता तो कितनी मिलती? 60,000। और अगर लोन भी पहले ही रीपे हो चुका होता, 29-30 तक लोन भी नहीं बचा था, तो प्रीवियस ईयर 29-30 में लोन नहीं था, पहले ही रीपे हो गया, 2028 में लोन रीपे हो गया था, तो प्रीवियस ईयर 29-30 में प्री की मिलती नहीं, 5 साल हो चुके, पोस्ट का कुछ बचा नहीं। समझ पा रहे हैं? आर यू श्योर? पक्का? कोई डाउट कुछ आप हमसे पूछना चाहते तो पूछ सकते। तो हमें जहां जहां आपके साथ लग रहा है कि आप क्या क्या गलती करेंगे, पहली गलती आप जो करेंगे, जो जो गलतियां बच्चे करते हैं ना इतने सालों से, मैं बता रहा हूँ, देख, पहली गलती प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही नहीं निकाल पाते। अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं निकाल पाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। और अगर आप निकाल लेते हैं, दूसरी गलती आप वो मंथ गलत जोड़ देंगे।
ये गलतियां ना करें आप, इसलिए मैं ये बता रहा हूं ताकि आप पास हो जाए। मंथ्स गलत जोड़ने के बाद 1,95,000 निकालने के बाद हो सकता है आप डिवाइड बाई 5 करना ही भूल जाएंगे। छोटी छोटी बातें आपके दिल में आए ना, हाँ ये भूल सकते हैं। फिर उसके बाद ये नहीं चेक करेंगे आप कि कौन से ईयर का पूछ रहा है, इसलिए प्लीज ये चेक करिएगा कौन से ईयर का पूछ रहा है, उसमें फ्री का मिलना है कि नहीं, कि सिर्फ पोस्ट का मिलना है कि दोनों ही। ठीक है, क्लियर? ऐसे क्या देख रहे हैं, शर्म आती है क्या? चलें आगे। आपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में ये पढ़ा कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की रिडक्शन केवल और केवल तभी मिलेगी जब आप ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं, न्यू रिजीम में नहीं मिलती। और आपको पता है ओल्ड रिजीम में भी जो इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपीज यानी 30,000 रुपए की मिलती है। मतलब सर, मतलब अगर आपके पास सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है जिसकी जीएबी आपने नील ली है, ओल्ड रिजीम आप फॉलो करते हैं, तो ब्याज की जो रिडक्शन मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा 30,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000 का मतलब ये है कि अगर इस बार आपका ब्याज बना है 35,000 का, तो हम 35,000 की रिडक्शन नहीं देंगे, एक अपर कैप लगी हुई है 30,000 की रिडक्शन। सर अगर ब्याज ही बना है 25,000 का तो 25 देंगे। तो 20 जितना ब्याज बना या 30,000, अभी सुन लो पूरी बात फिर लिखना, कहीं भी कुछ भी लिखना, दोनों में जो भी कम होगा, जितना ब्याज बना या 30,000 रुपए, दोनों में जो भी कम होगा हम उसकी डिडक्शन आपको देंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर आप 3 कंडीशन पूरी कर देते हैं तो ये 30,000 की लिमिट बढ़ करके 2 लाख हो जाएगी। मतलब अगर आप 3 कंडीशन पूरी कर देते हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट इज 2 लाख, maximum interest deductible will be rupees 2 lakh, that is actual amount of interest or rupees 2 lakh whichever is lower। ऐसी कोई लिमिट लेट आउट प्रॉपर्टी एज वेल एज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं। ये जो इंटरेस्ट की आपको मैं लिमिट पढ़ा रहा हूं, स्वाति एक बार लाइव क्लास में देख लेना, बीच में आवाज जा रही है चेक कर लेना, है ना। ये जो मैं इंटरेस्ट की आपको लिमिट पढ़ा रहा हूं ये केवल सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है और लेट से ब्याज बनता है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, कहीं मना नहीं। डीम टू बी लेट आउट है, जितना ब्याज बनता है क्लेम कर लीजिए, सिर्फ मना है किसके लिए, सेल्फ। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को इतना समझाने के बाद भी लेट आउट प्रॉपर्टी में भी वो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख तक की देखी कि सर ब्याज बन रहा था 2.5 लाख रुपए और डिडक्शन हमने दी है 2 लाख, क्योंकि आपने पढ़ाई थी कि मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख से ज्यादा नहीं। मैंने ऐसा कभी ना पढ़ाया ना पढ़ा रहा हूं। मैं तो ये बार बार हर बैच में इसलिए चीख चीख के बताता हूं, इसके बाद आप भी गलती करेंगे, आपको ये अलग नहीं। वही गलती नहीं करेगा जिसने बहुत ध्यान से क्लासेस को सुना होगा, घर पे अच्छे से रिवाइज किया होगा, वही नहीं गलती करेगा। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई अपर कैप नहीं है इंटरेस्ट की, जितना इंटरेस्ट आप डिडक्शन ले लीजिए मना ही नहीं है। डीम टू बी लेट आउट के लिए मना नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए मना है। वो भी कब, जब आप ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं कि न्यू रिजीम। ओल्ड, न्यू रिजीम में तो जीरो डिडक्शन है इंटरेस्ट के, ओल्ड रिजीम में। अब आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वेयर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। In case of self-occupied property, GAV of which is taken to be nil, interest on borrowed capital is deductible up to maximum rupees 30,000। कह रहा है ऐसी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जिसकी जीएवी आपने निल ली है, उसमें हम आपको इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए माइनस करेंगे। हाउएवर, लेकिन ये 30,000 बढ़ा के हम 2 लाख भी कर सकते हैं। ये हर साल के लिए है, 30,000 रुपए हर साल या 2 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा हर साल। हाउएवर, हम इसको बढ़ा के 2 लाख भी कर सकते हैं अगर ये 3 कंडीशन पूरी होती है। पहली कंडीशन, लोन मस्ट बी टेकन, लोन आपने जो लिया हो
वो कब लिया हो, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है और हम आपको 30,000 की ही मैक्सिमम ब्याज की छूट दे सकते हैं, 2 लाख की नहीं दे सकते। 2 लाख की तभी मिलेगी जब तीनों की तीनों कंडीशन पूरी होती है। आज की तारीख में ये डेट बहुत पुरानी हो चुकी है। अब जो भी आपको केसेस मिलेंगे 99% आपको इसके डेट के बाद के ही लोन के मिलेंगे। कि सर लोन लिया था 2020 में, 2025 में, 2024 में। इसकी बैटरी चेंज कर देना बीच में जा रही है ना? दूसरा पॉइंट, तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मैं आपके लिए बीच में प्लस का साइन लगा दे रहा हूं, तीनों पूरी होंगी तो ही 2 लाख की कंडीशन। दूसरा, प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज। आपने जिस साल लोन लिया है उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 सालों के अंदर अंदर घर खरीद रहे हैं तो खरीद लीजिएगा, और अगर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लीजिए। 5 साल लॉ मेकर ने बहुत अच्छा खासा समय दिया, ठीक ठाक घर बन जाएगा। ताजमहल तो बनवा नहीं रहे। पहले ये समय कम हुआ करता था, लॉ में 3 साल हुआ करता था, अब बढ़ा के बढ़िया समय 5 साल का समय। मतलब इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो लेट से आपने लोन लिया, लोन टेकन, कब लोन लिया, मान लेते हैं आपने लोन लिया 1 जनवरी 2020, तो आप बता सकते हैं कि कब तक ये 2 लाख की अगर आपको छूट लेनी है तो कब तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, या खरीद रहे हैं बनी बनाई तो कब तक खरीद लें? 5 साल जोड़ के बता सकते हैं क्या? जिस समय लोन लिया उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल जोड़िएगा। जब लोन लिया 1 जनवरी 2020 तो ये कब खत्म होगा, वहां से 5 साल जोड़ दीजिए। इकतीस मार्च 25, 26, 2 आंसर आ रहे हैं। सिंपल भाषा में, जिस साल लोन लिया उसका फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा वहां से 5 years और। देखिए मैं बताता हूं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 में, 21 में थोड़ी ना खत्म होगा। 1 जनवरी 20 का मतलब 31 मार्च 20 में खत्म हो जाएगा। यहां से आपको 5 साल जोड़ने हैं, तो 31 मार्च 25 जो आप बता रहे थे सही था, जो 26 बोल रहे थे वो गलत। समझ गए? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिखा है, एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो नहीं लिखा, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। जिस साल लोन लिया उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 31 मार्च जो आएगी उस फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, वहां से 5, मतलब 1 जनवरी 20 को लिया तो फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 21 को थोड़ी ना होएगा। कब एंड हो जाएगा ये? 31 मार्च 20 को। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मान लो यही लोन टेकिंग की डेट मैं ये ना करके 1 अप्रैल 19 कर देता तो क्या आंसर होता? लोन लिया 1 अप्रैल 19 को, बताओ कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो जाए? सेम डेट आती, 31 मार्च 25 आती, क्योंकि इससे आप पहले फाइनेंशियल ईयर का एंड निकालते तो वो 31 मार्च 20 आता, मतलब, और वहां से 5 साल जोड़ते तो 31 मार्च 25। तो लोन लेने के 5 साल के अंदर बन के या खरीद रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, कंप्लीट हो जाए। और तीसरी कंडीशन एक ऐसी है जिसको जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ और दिया हो, अदरवाइज गिवन, अगर नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि फुलफिल है। तीसरी कंडीशन है कि जो लेंडर है उससे एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए। लेंडर मतलब जिसने लोन दिया वो एक सर्टिफिकेट दे देता है, वो जेन्युइन केस होगा तो वो दे देगा कि हमने लोन दिया था, इतने रुपए का दिया था, इस तारीख को दिया था, इस चीज के लिए दिया था, इनको दिया था, ये पेन नंबर है उनका, वो एक सर्टिफिकेट दे देता है। अगर जेन्युइन होगा सर्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत नहीं उसको। तो फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन ये कंडीशन के बारे में हमें जल्दी बताता नहीं। अगर बता दे कि फुलफिल नहीं हुई तो मान लेंगे नहीं फुलफिल हुई, बता दे फुलफिल हो गई तो मान लेंगे फुलफिल हो गई। लेकिन 99% 100 क्वेश्चन में 99 क्वेश्चन लगाएंगे तो इस कंडीशन का जिक्र ही नहीं होता कि लेंडर ने सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया। तो हम लोग क्या करते हैं?
अब मान लेते हैं कि ये कंडीशन पूरी हो गई, पक्का? एक बार ध्यान से, एक अगर मैं आपसे पूछूं, देखें आप क्या बताते हो। मान लो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्युपाइड, आपने लोन लिया 1 जनवरी 2022 को हाउस के लिए, हाउस को रिपेयर कराने के लिए, ठीक? और रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट हो गया, कब कंप्लीट हो गया सर? 2024-25 प्रीवियस ईयर में रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट भी हो गया, 5 साल के अंदर होना था, आराम से हो गया। उस पे इंटरेस्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 2.5 लाख रुपए का। बताओ साहब, आपको कितने इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी? ऑप्शंस दे देता हूं। पहला, पूरे 2.5 लाख रुपए की सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक। दूसरा ऑप्शन 2 लाख रुपए की। तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 30,000 रुपए की। चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका, कांट से। कुछ बच्चे नहीं बोलते कुछ, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, मासूम से बैठे रहते हैं। बहुत इजी दिया है, आप देखो सारी कंडीशन पूरी हो गई, यस और नो। भाई तीसरी तो मानते हैं कि लेंडर से आपको सर्टिफिकेट मिल गया। तो पहले एक एक करके, पहले 2.5 लाख वाला कोई बच्चा, कोई 2.5 लाख पूरी मिलेगी? नहीं। कोई है 2.5 लाख वाला? नहीं है कोई? अच्छा, फिर जो डी ऑप्शन कांड से वाले कोई? अच्छा उसको हटाते हैं। अच्छा 30,000 वाले? ओके ओके, एक बार हाथ ऊपर रखना, मेरे को देखना है कौन कौन है। हाँ, ठीक है, 3 बच्चे हैं 30,000 वाले, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। और बी ऑप्शन 2 लाख वाले? कुछ बच्चे बड़े डर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। वैसे आपको सही बताऊं, ये 2.5 लाख का आंसर तो गलत है, आप सब समझ गए थे, किसी को 2.5 लाख तो नहीं लग रहा था। कांड से भी ऐसा नहीं होता ना, बोलना तो पड़ता ही है। अब बचते दो ही आंसर की, 2 लाख की 30,000। अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट होती तो, अगर लेट आउट होती तो क्या आंसर होता? तो 2.5 लाख। पता है, इसका सही आंसर है 2 लाख। ज्यादातर बच्चे जो बोल रहे थे, इसका सही आंसर है 2 लाख। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो गलत होगा, क्योंकि इसका सही आंसर है 30,000 रुपए, 2 लाख नहीं है। कारण यह है कि आपने घर के रिपेयर के लिए लोन लिया है, और पहली कंडीशन में लिखा था कि घर खरीदने या बनवाने के लिए लोन लिया हो तो ही 2 लाख की डिडक्शन है। कंडीशन पूरी नहीं हुई है। पहली कंडीशन फिर से पढ़िए, लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ एक्सेट्रा नहीं लिखा है। दैट मीन्स अगर आप रिपेयर, रिनोवेशन, मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए लेते हैं तो मैक्सिमम इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड ₹30,000 इन एनी केस। तो सही आंसर है 30,000 रुपए। समझ में आई बात? अब तो यानी दैट मीन्स पहली कंडीशन पे एक बार अगर आप डेट पे फोकस ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100% चांस है कि वो आपको लोन लेने की रीसेंट डेट देगा। 1999 बहुत पहले, क्या आपका जन्म भी हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था, हम भी उसी के बाद पैदा हुए। तो ये डेट, हाँ, और क्या आपसे छोटे ही निकलेंगे 2 साल। तो ये डेट ना भी आप कंसीडर करें, एक बार भूल भी जाते हैं, वैसे भूलिएगा नहीं, लेकिन अगर भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। मेन है कि घर खरीदने या बनवाने के लिए, अगर घर रिपेयर के लिए ले रहे हैं, मॉडिफिकेशन के लिए ले रहे हैं, तो डिडक्शन मिलेगी सेल्फ ऑक्युपाइड में, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन कितनी? 30,000। 2 लाख की नहीं मिल सकती। अब तो गलती नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी नहीं में भी लिखा था, हाँ, 5 साल के अंदर। कब से 5 साल? जब आपने लोन लिया उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल तक घर बन के कंप्लीट हो जाए, या खरीद लो, जो चाहते हो वो कर लो। अगर मान लो मेरे पास 2 घर हैं, ध्यान से सुनना, 2 घर हैं, हो सकता है कि नहीं? दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड हैं, दोनों को लोन लेके बनवाया है हमने।
दोनों के लिए अलग अलग लोन लिया और दोनों घर ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं। पहले वाले घर का भी लोन ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, दूसरे वाले घर का भी लोन ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है। हमारा पहले वाले घर का भी लोन का ब्याज जो गया है वो 2 लाख रुपए गया है, दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है। दूसरे वाले लोन का भी घर का ब्याज जो गया है वो 2 लाख गया है, दोनों का मालिक मैं हूं। क्या मेरे को 4 लाख की रिडक्शन मिलेगी? क्वेश्चन समझ गए आप कि रिपीट करेंगे? रिपीट मत करा ना, समझ गए हो ना? हाँ ठीक है। क्या मेरे को 4 लाख की रिडक्शन मिलेगी? दोनों घर, हाँ दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है, दोनों घर दोनों कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, दोनों घर का अलग अलग इंटरेस्ट 2 लाख है। क्या इस साल मैं 4 लाख की रिडक्शन क्लेम कर सकता हूं ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी? नहीं जी। मैक्सिमम डिडक्शन पर एसएससी फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख इन एनी गिवन केस। दैट मींस 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख ओनली। हम लोग मैथ्स कर ही नहीं रहे। 2 लाख प्लस 2 लाख इज नॉट 4 लाख। हमारी टैक्स के लिए 2 लाख प्लस 2 लाख इज 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती सर। अच्छा अगर मान लो एक घर, दो घर हैं, एक घर जो है पहला वाला पुराना घर वो ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, दूसरा वाला घर पूरी कर रहा है। पहले वाले घर पे ब्याज दिया 30,000 का, दूसरे वाले पे 2 लाख का। पूरी नहीं कर रहा था तो ब्याज भी 30,000 गया, मिलती भी 30,000 है। दूसरा पूरी कर रहा था, ब्याज भी 2 ही लाख गया, इत्तेफाक से मिलती भी 2 ही लाख है। टोटल रिडक्शन मेरे को 2 लाख। 2 लाख 30,000 की 2 लाख? 2 लाख। एक एग्जाम्पल में आइए, मैंने इसमें अलग अलग केसेस लिए हैं। मैंने माना है 2 लोन है, एक ओल्ड लोन है जिसमें कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मैक्सिमम 30,000 की रिडक्शन। एक न्यू लोन है जिसमें कंडीशन पूरी हो रही, मैक्सिमम 2 लाख की। और ये ब्याज ले लिए सारे की, ये ब्याज निकाल दिया मैंने। मान लो पहले केस में ओल्ड लोन पे ब्याज आ रहा है 70,000, न्यू लोन है ही नहीं। बताओ मैक्सिमम, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी मतलब है कि टोटल इंटरेस्ट कितना डिडक्टेबल होगा। बताओ कितना रिडक्शन मिलेगी हमको? समझ गए? अब इधर सुनो, ये तीसरा कॉलम छुपा देते हैं और आप भी अपनी तरफ मत देखना, शीट की तरफ। यहाँ देखो, दूसरे केस में ओल्ड लोन नहीं है, न्यू लोन है। बताओ डिडक्शन 70,000, 2 लाख और 30,000 कितनी? 70,000, क्योंकि ब्याज ही सर 70 का है। तीसरे केस में बताओ, 70 ओल्ड लोन पे ब्याज गया है, 80,000 का न्यू लोन पे ब्याज गया है, टोटल डिडक्शन बताइए। हाँ पूरी बोलो, 1 लाख के आगे तो बोलो। 1,50,000, 1,10,000 की मिलेगी। क्योंकि देखो ये जो 70,000 है ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, इसकी 30,000 ही मैक्सिमम होगी। ये 80 की पूरी 80 हो जाएगी, तो 80 और 30 1,10,000। समझ गए ना मैं आपको? चौथे में बताओ, आप सही बताओगे। 1 लाख कि 1,80,000? 1,30,000। पांचवें में बताओ, 1,70,000। छठवें में बताओ, 1,40,000। सातवें में बताओ, 2 लाख की 2,80,000? 2 लाख पक्का है? 2 लाख अरे श्योर? 2 लाख इसकी, 30,000 इसकी, बट 2 लाख और 30,000 मिला के 2 ही लाख होगा, 2,30,000 नहीं होता। अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट होती तो क्या होता? हाँ तो कोई 30,000 2 लाख का कोई झंझट है ही नहीं, पूरा जितना ब्याज पूरी डिडक्शन मिलने वाली है। ओके, ये पर एसएससी। आपको एक और बात बताऊं, आप अगर बड़े होके घर खरीदना हो तब तक अगर ये डिडक्शन रहती है, और अगर महंगा आप घर खरीद रहे हो, आपको लग रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड करने वाले हैं, ब्याज ज्यादा जाने वाला है, डिडक्शन क्लेम कैसे करें? क्योंकि 2 लाख से ज्यादा का डिडक्शन है ही नहीं। मान लो ब्याज जा रहा है 3 लाख, तो डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली, 2 ही लाख तक की मिलेगी। अब क्या करना, आप अपने और अपनी या अपने स्पाउस के नाम पे मिल के लोन लेना, मिल के घर खरीदना, दोनों जन ओनर बनना। आप भी ओनर, वो भी ओनर, आप बन गए को ओनर। ब्याज गया 3 लाख का, क्या 1.5 लाख आप क्लेम कर सकते हैं अपना आईटीआर में? 1.5 लाख आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो भी केस है, क्या क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन अगर आपको लालच है कि हम अपने ही नाम पे खरीदेंगे तो नहीं मिलना। समझ गए बात को? तो ये आपके लिए एक मैंने और समझा दिया। चलो जी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपकी चीजें खत्म हो गई। अनलाइज रेंट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था, आईएफएसपी खत्म हो गया है ना, और मैं आपको अगले टर्म पे इसके और क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप इसको और अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है? कोई डाउट है, किसी कुछ पूछना है? नहीं? चलो, थैंक यू।